नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं? अभी मिडिल ईस्ट के जंग से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमले पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सनकपन में ईरान पर किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं और ये न्यूज सोर्स आप जानना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे कि खुलासा कहां से हो रहा है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह खुलासा खुद अमेरिका की पूर्व कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने किया है। मिडिल ईस्ट के हालात आज ठीक वैसे ही नजर आ रहे हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम थे, जब अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया था। पर्ल हार्बर पर इतना बड़ा अटैक हुआ कि कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। ठीक वैसे ही अमेरिका ईरान में बुरी तरीके से फंस गया है। अमेरिकी युद्धपोत पर सैनिक जान देने के लिए तैयार है। ईरान से जंग में अमेरिका को निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। तो जिस तरह से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था, उसी तरह का कोई लिमिटेड अटैक अमेरिका ईरान पर कर सकता है। यह अमेरिकी कांग्रेसी कह रहे हैं। साल 2026 और 1945 के हालात बहुत अलग थे। 45 में जापान अलग था और आज का ईरान बिल्कुल अलग है। ईरान 2 शहरों पर हमले से क्या सरेंडर कर देगा? अगर तेहरान पर आंच आई तो ईरान अपने दुश्मनों से क्या डील पर बातचीत करेगा या फिर अपने दुश्मनों को सीधे यमराज के पास भेजेगा? मार्जोरी टेलर के इस दावे ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। अमेरिका के गलियारों में सुगबुगाहट है कि ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों और उसकी सैन्य ताकत को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए एक बहुत बड़े विध्वंसक प्लान पर विचार कर रहे हैं। इतिहास गवाह कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन जंग से निकलना आसान नहीं होता। और उदाहरण के लिए आपको बहुत इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आप रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए ऐसा कर सकता है? अमेरिका की पूर्व कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन का दावा क्या है? दावा यह है कि ईरान पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है अमेरिका में, और अमेरिका ईरान के खिलाफ इस तरह के हमले पर प्लान बना रहा है। मार्जोरी ने ट्रंप सरकार को चेतावनी दी है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो यह ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरी दुनिया को एक बड़े संघर्ष की ओर धकेल सकता है। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने अमेरिकी नागरिकों से अपील की है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विरोध करें, ईरान से युद्ध रोकने के लिए आवाज उठाएं, जिससे कि 1945 वाले हालात न बने। मार्जोरी टेलर ग्रीन के दावे में अगर सच्चाई है तो क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है? सबसे बड़ी बात, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के कुछ एक बयानों को खंगालेंगे तो आपको समझ आएगा कि बैक ऑफ द माइंड डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग चल तो रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह कहा है कि आज रात ईरान का भूगोल बदल दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं कि ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात होगी। ईरान के पास यू टर्न का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे। ईरान कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर इन बयानों के मायने क्या हैं? और उसके बाद पूर्व अमेरिकी कांग्रेसी का यह बयान कि 1945 जैसे हालात बन रहे हैं। उस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन हुआ करते थे, जिन्होंने जापान पर हमला करवाया था। अब आपको बताते हैं कि जापान में उस समय की हालत क्या थी जब अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया। 1945 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूएस और जापान के बीच युद्ध लंबा चल गया। ईरान और अमेरिका के बीच भी युद्ध तकरीबन 6 महीने से जारी है। जापान के सैनिक आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने पर्ल हार्बर पर अमेरिकी जहाज पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। ईरान भी किसी भी कीमत पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। जापान में ग्राउंड ऑपरेशन का डर था, लाखों यूएस सैनिकों के मारे जाने का खौफ था। ईरान में भी ग्राउंड ऑपरेशन मुश्किल है।
यहां भी लाखों हजारों सैनिक मारे जा सकते हैं अगर ग्राउंड ऑपरेशन कराया जाता है तो। और इसके बाद यूएस के पास केवल परमाणु बम का विकल्प था और जवाबी परमाणु हमले का डर नहीं था। ईरान के ऊपर भी परमाणु खतरा है और यूएस को जवाबी परमाणु हमले का डर नहीं है। 1945 में अमेरिका सोवियत संघ को भी डराना चाहता था ताकि युद्ध के बाद उसका दबदबा बना रहे। इस बार भी अगर वो ईरान पर हमला करता है तो चीन और रशिया को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश करेगा और अपनी सुपर पावर की साख भी बचाने की कोशिश करेगा। अगर अमेरिका ने परमाणु हमला किया तो ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना व्हाइट हाउस ने नहीं की होगी। और अगर ईरान में परमाणु हमला हुआ तो क्या मिडिल ईस्ट उस हमले की जद से असर से बच पाएंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल सुशील पठानिया थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। मुमताज आलम रिजवी के पास चलेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन होंगे। रवि करकरा यूएस से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। मैं सबसे पहले कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी आपका टेक चाहूंगा। आपका वर्जन क्या है जो दावा अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सदस्य कर रही है? सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए, ये पूर्व सांसद जो कह रही हैं वो अपनी जगह पे शायद सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस जगह पे अभी तक पहुंचा है जहां पे उसको लगता है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। उस लेवल पे अभी तक लड़ाई नहीं गई है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि काफी हद तक अमेरिका पीछे हटना पड़ा है, उसको बैकफुट पे है, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उसकी स्थिति उतनी खराब है? किसी भी हालत में नहीं। ये भी मैं मानता हूं कि युद्धपोत जो है यूएस अब्राहम लिंकन में कुछ समस्याएं हुई हैं। ये चीजें जो हैं, जहां तक नेवी का सवाल है, और मैं तो नेवी में रह चुका हूं, होती हैं। और अपने आप कहीं ना कहीं कमांड की लीडरशिप में कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे नहीं लगता वहां पे पहुंचे हैं। सवाल क्या है? अमेरिका के पास आज भी इतने हथियार हैं, इतना बारूद है कि वो ईरान को कभी भी नष्ट कर सकता है। क्या उसको जरूरत पड़ रही है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो हिचकिचा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो फाइनल एक असॉल्ट करें जिसमें कुछ हो जाएगा। ताकि देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? हॉर्मूज। हॉर्मूज में अगर आपको दबदबा अपना बनाना है तो आपके पास दो विकल्प है। एक, मुसद्दम पेनिनसुला जो है, जो ओमान का है, वहां पे आप अपने अगर सिर्फ गन रखते हैं, आर्टिलरी, आप हॉर्मूज के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। दूसरा है काशिम आइलैंड और वो अबू मूसा और छोटे आइलैंड, वहां पे आप अपना कब्जा कर लें, ईरान का पूरा खेल खत्म। लेकिन अमेरिका जो है यहाँ पे अभी तक उसने हाथ नहीं डाला है। यहाँ कर देता है तो बिल्कुल साफ है कि ईरान के साथ जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका को अगर ईरान के जो शिपिंग के ऊपर वो छोटे छोटे बोट्स के साथ कर रहा है वो बंद करना है, तो उसको जो ईरानियन कोस्ट लाइन है वहां पे हमला करना है, वहां भी हल्के से हिचक रहा है। तीसरा, अमेरिका चाहता है या सोच ये रहा है कि उसको लगता है कि ईरान के लोग ही तख्ता पलट कर देंगे। अभी तक वो उस लेवल में बाहर नहीं आए हैं जैसे वो जनवरी में आए थे, जब तकरीबन 15 से 16 हज़ार लोगों को ईरान ने मारा था, अपने ही लोगों को मारा था। उसके बाद उससे पहले माशा अमीनी के टाइम पे भी हुआ था, उतने लोग भी अभी नहीं आए हैं। अगर ये हो जाता है तो ईरान में तख्ता पलट अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान के हालात ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि ईरान के खिलाफ उसे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंतज़ार करे, ये काम अपने आप हो जाएगा, तो क्यों अपने हाथ गंदे करें। ये फिलहाल जो है अमेरिका का रवैया दिखाई दे रहा है। इसीलिए अमेरिका ईरान को ह्यूमर कर रहा है, उसको कह रहा है चलो ठीक है आप कुछ कर लो, लेकिन हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं, उनको हम नहीं हटा रहे। ब्लॉकेड बहुत असर कर रहा है, तक कि जब उसने यूक्रेन को इंस्टिगेट किया कि आप कैस्पियन सी में भी ईरानियन जहाज पे हमला करें। उसके बाद ईरान का जो कैस्पियन सी वाला रूट है रशिया के साथ, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो नेचुरली ईरान की हालत खस्ता है। अमेरिका को इंतजार है कि कहीं ना कहीं
अगर ईरान अपने आप में ही अपने उन्हीं के लोग उनका तख्ता पलट कर देंगे तो अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बस एक छोटी सी समस्या है, जी। और वो ये कि कौन आएगा आईआरजीसी के बाद। क्या वो पेशेशकियां होंगे? मुझे लगता है कि पेशेशकियां के साथ काफी हद तक उनका संबंध है, कुछ बातचीत हो रही है, और शायद कहीं ना कहीं से यहीं पे उनको रास्ता दिख रहा है। लेकिन चक्रपाणी जी, आपने तो ये रिजीम ही चेंज करवा दी, यही तो चाह रहा है अमेरिका, लेकिन हो कहां पा रहा है। बिल्कुल। हाँ, यही तो समस्या है, क्योंकि ईरान के लोगों ने कुछ किया नहीं है, और अमेरिका को लग रहा था कि ईरान के लोग नहीं, करेंगे, ईरान क्योंकि के जो उसको बहुत इंटरनल विश्वास। रिपोर्ट्स है अभी वो ये है कि भाई वो अमेरिका से बहुत नाराज हैं। इनफैक्ट वो आईआरजीसी के सपोर्ट में, आपने देखा होगा आईआरजीसी को अभी पावर्स बहुत बढ़ा दिए खामेनेई ने। खामेनेई का समस्या यह है कि क्या वो जिंदा है, कौन उससे मिल रहा है, कहाँ किससे वो बात कर रहे ये हैं। सब हालांकि कुछ पेशेशकियां आईआरजीसी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ने भी उनकी कहा है दलील कि ये मैं है कई कि घंटों। उनके ऊपर खतरा बहुत है। देखिए, यही पेशेशकियां थे, और यही, सॉरी, यही मुश्तबा थे, इनसे पहले इनके पिताजी थे, जिनको पता था कि वो इतने सारे लोगों का अगर वो जमावड़ा करेंगे तो उनके ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन फिर भी खड़े होते थे। तो अगर वो तब इतनी हिम्मत कर सकते थे तो आज क्यों नहीं। ठीक है, रवि जी, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी कांग्रेसी सांसद जो पूर्व रही हैं वो जो बात कह रही हैं उसमें दम है? क्या ट्रंप किसी न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा सकते हैं? देखिए, वो आपको पता है कि ग्रीन हमेशा कोई ना कोई स्टेटमेंट्स देती हैं। जो सर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, तो उसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि पहली बात, अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है, अगर आप उसके बारे में सोचें, तो न्यूक्लियर स्ट्राइक अगर हुई रीजन में, तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जीसीसी कंट्रीज जो रेडिएशंस फैलेंगी। तो आप सोच लो, अगर जीसीसी कंट्रीज में फैली तो दुनिया का जितना भी ऑयल एंड गैस जो आ रहा है मिडल ईस्ट से, वो तो ठप हो जाएगा। और उसके बहुत और भी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होंगे, सेंट्रल एशिया तक पहुंचेगा, पाकिस्तान तक पहुंचेगा। तो एक तो बड़ा क्लियर है कि अगर वो थ्रेट भी करे तो आज की डेट में ये बिल्कुल असंभव है। ठीक है। दूसरा, अगर ट्रम्प इसकी तरफ जाते भी हैं तो उनको ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी आइसोलेशन हो जाएगी, जो जापान के बाद जो नहीं हुई थी। राइट, जापान के बाद जब आपने 1945 में देखा कि जब न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी, एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, तो जापान तहस नहस हो गया था। ऑफ कोर्स उस टाइम नेटो और ये सारी एक और ही कुछ चल रहा था, पर आज की डेट में पूरी दुनिया इंक्लूडिंग नेटो और बाकी जीसीसी कंट्रीज, दुनिया जो है वो ट्रम्प की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि वो टायर्ड हो चुकी हैं और फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। और एक तरीके से एक नया, जो मैंने आपके ही प्रोग्राम में बोला था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो निकल के आ रहा है कि यूरोप, जीसीसी, इंडिया और ये ब्रिक्स का जो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो समिट होने वाली है एक महीने बाद दिल्ली में, उसमें हम देखेंगे बहुत सारे इसके नतीजे। तो डेफिनेटली टेबल किया गया है, डिस्कशंस हुई हैं, पर यही है कि दोनों तरफ जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए में केओस है। आपने, सर ने भी बड़ा बोला कि अभी ईरान में भी बहुत बड़ा केओस है। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या ईरान जो है वो तीन टुकड़ों में बटेगा? क्या एक ईरान, एक पर्शिया, और नॉर्थ में जो है इनकी जो मूवमेंट है, क्या वो एक और तीन छोटे स्टेट्स में बनेगा? तो अलग अलग थ्योरीज चल रही है, पर उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात है, वो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका किसी भी तरीके से न्यूक्लियर ऑप्शन को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें उनका ही, वो कहते हैं ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। और इसमें ये अगर ने कभी आगे इसकी तरफ गए भी, तो जितना भी आपने देखा है कि वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो टर्की है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान पे नहीं हमला होगा, ये इस्लामिस्ट स्टेट जो है, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, उनकी तहस नहस की बात है। वो एक पूरी आइडेंटिटी, एक रिलीजन, एक कल्चर, नहीं तो फिर उसके ट्रंप बारे में, बार तो बार ये ये ट्रम्प क्यों ऐसा कहते कभी हैं नहीं कर ईरान का सकता है। भूगोल बदल दूंगा रातों रात? वो दो तीन बार हिंट कर चुके हैं कि ईरान कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, ईरान का नक्शा चेंज कर दूंगा। ये इस तरह की बातें पहले भी आई। ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है सर आपका। यू के देवनाथ सर, आपका कमेंट चाहूंगा इस पर। विवेक, क्या वाकई अमेरिका
गलती से भी ईरान पर एक न्यूक्लियर हमला कर सकता है। इसके परिप्रेक्ष्य में ये समझना पड़ेगा कि ईरान का युद्ध जीतने के बाद अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट हैं, धनाढ्य लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ईरान के साथ क्या करना चाहते हैं। ईरान का युद्ध जीतने के बाद अगर एटम बम गिराया तो अमेरिका के कैपिटलिस्ट चाहेंगे कि ईरान में जितना कच्चा तेल और गैस का एक्सप्लॉयटेशन है, यानी ड्रिलिंग, रिफाइनरीज का कंट्रोल, स्टोरेज, भंडारण, मार्केटिंग, सब अमेरिकन कंपनीज के हाथ में आ जाए। तो जाहिर बात है अगर युद्ध जीतने के बाद ईरान में अमेरिकन कंपनीज को जाना है इस तरह से, तो फिर बड़ी तादाद में अमेरिकन इंजीनियर्स को, मैनेजर्स को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ईरान में जाना पड़ेगा। तो अगर ईरान में जमीन के अंदर रेडिएशन है, पानी के अंदर रेडिएशन है, ईरान की जो बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे जंतु, उसके अंदर रेडिएशन है, न्यूक्लियर डस्ट का प्रभाव है, तो फिर अमेरिकन जाएंगे कैसे। और विवेक, बहुत बड़ा काम युद्ध जीतने के बाद अगर अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, सबके मुंह से लार टपक रही है कि किस दिन ईरान का युद्ध बंद हो और पैसा आएगा सऊदी से, यूएई से, अबू धाबी से, ओमान से, और उस पैसे से ईरान का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अगर हम एमओयू को देखें तो एमओयू में ऑलरेडी $300 बिलियन की बात हो चुकी है। तो अगर ऐसा करेंगे तो अमेरिका से आर्किटेक्ट्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, सिविल इंजीनियर्स आएंगे, टाउन प्लानर्स आएंगे। अगर एक न्यूक्लियर रेडिएशन से ग्रस्त ईरान है तो वहां कोई नहीं जाएगा। हवा में रेडिएशन, पानी में रेडिएशन, तो अमेरिकन आर्किटेक्ट्स, अमेरिकन मैनेजर्स, अमेरिकन देखिए 1000 बुलडोजर आएंगे अमेरिका से 1000 जेसीबी आएंगे, 1000 एक्सकेवेटर आएंगे, 1000 मल्टीव्हील व्हीकल आएंगे अमेरिका से, जिसमें 10 पहिए होते हैं, 14 पहिए होते हैं। तो वो आएंगे कैसे अगर पूरे ईरान में रेडिएशन का खौफ है, जो कि बहुत ही जेन्युइन खौफ है। तो अमेरिका कभी भी ईरान पर एटम बम नहीं गिराएगा, क्योंकि ईरान में बिजनेस करना, ईरान का एक्सप्लॉयटेशन करना अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम की अल्टीमेट चाह है। उनके मुंह से पानी टपक रहा है इस वक्त। जी, मैं मुमताज आलम रिजवी का जवाब चाहूंगा इस पर कि क्या अमेरिका ऐसी प्लानिंग कर सकता है। हालांकि हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन बुद्धिमत्ता तो इसमें भी नहीं थी कि आप ईरान पर हमला नहीं करते। रिजवी साहब, उसको भी तो विवेक भाई बहुत उसके जो रिजल्ट आए। बहुत शुक्रिया सारे पैनलिस्ट को, मेरा आदाब। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।